नमस्कार दोस्तों। आज कहानी का ये 7वां पार्ट है। 6 पार्ट अगर आपने नहीं पढ़े हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, ज़रूर पढ़ें। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आपने ऐसी वैसी बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी होंगी, लेकिन ये सबसे अलग कहानी है। इसको एक बार ज़रूर पढ़ें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। खुद पर अरमान की घुरती नज़र महसूस कर कायनात ने बिना उसकी ओर देखे कहा, घूरना बंद करिए। जिस पर अरमान उसे घूरते हुए एक एक शब्द चबाते हुए बोला, मेरी आंखें, मेरी मर्जी। तुम्हें दिक्कत है तो शौक से यहाँ से चली जाओ। गेट आउट ऑफ माई साइट। इस बार कायनात उसकी ओर पलटी और शांत लहजे में बोली, देखिए, इस वक्त मेरा दिमाग खराब है, सो आपसे लड़ने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको बहस करनी है तो विल कंटिन्यू लेटर। अरमान, खुद को इतनी इम्पोर्टेंस देना बंद करो। तुमसे लड़ने में मुझे घना इंटरेस्ट नहीं है। कल मैंने गलती से टक्कर क्या मारी, तुमने तो बवाल खड़ा कर दिया। क्या पूछा था तुमने कि रोड मेरे बाप का है क्या? आज मैं पूछता हूँ, ये रोड तुम्हारे बाप का है क्या? स्टैंड करना है तो जाकर फील्ड में करो। तुम्हारे स्टैंड करने के लिए रोड नहीं बनी। कायनात, थैंक यू एडवांस के लिए, पर कायनात सूर्यवंशी अपनी शर्तों पर जीना पसंद करती है, सो अपना एडवांस अपने पास रखिए। अरमान, तुम खुद को समझती क्या हो? किस बात का इतना घमंड दिखा रही हो? कायनात, जिसे आप घमंड कह रहे हो उसे एटीट्यूड कहती हूँ। एंड या अब ये मत कहिएगा कि दिस एटीट्यूड सूट माई पर्सनैलिटी, बिकॉज आई नो दैट अरमान, तुम्हारा ये 2 टके का एटीट्यूड में पल भर में अपने जूतों तले रौंद सकता हूँ। आग हूँ मैं, आग से मत खेलो, जल जाओगी। मेरे गुस्से की आग को बर्दाश्त कर पाना तुम्हारे बस की नहीं है। कायनात, मेरे गुस्से की आग को बर्दाश्त कर पाना तो दूर, मेरी आँखों की आग को सह सके इतनी आपकी औकात नहीं। अरमान, बहुत गुमान है ना तुम्हें अपनी तपिश पर। मैं बताता हूँ तुम्हें तपिश क्या होता है। अरमान ने गुस्से में गाड़ी की डिग्गी से पेट्रोल की एक बोतल निकाली और ज़मीन पर पड़े कार्टून पर उड़ेल दिया। कोई कुछ समझता उससे पहले उसने पॉकेट से लाइटर निकाल उस कार्टून को आग के हवाले कर दिया। कायनात चीखती हुई उस आग से लिपटे कार्टून की ओर बढ़ी तो अरमान ने उसे कमर से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और उसे ज़बरदस्ती पकड़े रखा, जिससे वो आग ना सुलझा सके। कायनात चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन अरमान ने उसे पूरी ताकत से पकड़ रखा था। कायनात तड़पती हुई उस जलती कार्टून को देख रही थी और छूटने के लिए झटपटा रही थी, लेकिन अरमान ने उस पर से अपनी पकड़ ढीली नहीं की। मैं नहीं जानता इस पार्सल में क्या है, जानता हूँ मेरी इस हरकत से बहुत तकलीफ हुई होगी तुम्हें। शायद तुम्हारे लिए ये ज़रूरी होगा, पर कोई भी चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी नहीं। तुम्हारी और उस गुंडे की कन्वर्सेशन में इतना तो समझ चुका हूँ कि उस गुंडे को ये पार्सल चाहिए और इस पार्सल के लिए वो तुम पर दोबारा ऐसे ही जानलेवा हमले करवाएगा। मैं ये नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। इस पार्सल को डिस्ट्रॉय होना ही होगा, वरना वो गुंडा तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। अरमान कायनात पर अपनी पकड़ कसते हुए खुद में जूझ रहा था। जब कार्टून पूरी तरह आग से लिपट गया तो अरमान ने कायनात को छोड़ दिया। कायनात तड़फती हुई घुटनों के बल बैठ गई। उसने हाथ बढ़ाया उस कार्टून को छूने के लिए। उसकी उंगलियां जल गई, लेकिन उसने अपना हाथ रख पीछे नहीं किया। जैसे तैसे उसने आग से लिपटे कार्टून का कवर खोला और अंदर से कुछ फोटोज का मंडल निकला। उस मंडल में कुछ आग भी लग चुकी थी। हाथ से मारते हुए उसने आग बुझाया, लेकिन तब तक तस्वीरें झुलस चुकी थी। ये उसकी माँ की तस्वीरें थी, लेकिन अब उन्हें पहचान पाना नामुमकिन था। कायनात सूनी नज़रों से उस आग को देख रही थी। धीरे धीरे वो आग उसकी नज़रों में उतर रही थी। एक गुस्से से लबरेज चीख के साथ 2 जलती कार्टून उठाकर कायनात पीछे पलटी और अरमान के पास आकर गुस्से से लाल अपनी नीली आंखों से उसे देखते हुए उसने गाड़ी के बोनट पर रखा अरमान का कोट उठाया और उस कार्टन से कोट के एक सिरे को आग लगाकर कोट ज़मीन पर फेंक दिया।
कुछ ही पल में वो कोट आग में समा गया। कायनात ने अरमान की कॉलर पकड़ी और अपने जबड़े भींचते हुए शब्दों को चबा कर बोली, ये नहीं करना चाहिए था आपको, गलत किया। जान से ज़्यादा कीमती था वो मेरे लिए, बहुत गलत किया, नहीं छोड़ूंगी आपको। मेरी मम्मा की तस्वीरें थी, उनमें उन्हें नहीं जलाना चाहिए था। मुझसे दुश्मनी निभानी है तो मुझ पर वार करिए, पर यह नहीं करना चाहिए था। इस कोट की जगह आप भी हो सकते हैं एंड माइंड इट। अगर मैं यहाँ आपको जलाकर ज़मीन में दफन कर दूँ तो आपकी पुश्तें आपको तलाशने में पूरी ज़िंदगी बिता देंगी, पर आपको क्या, आपका नामो निशान तक किसी को नहीं मिलेगा। दोबारा मुझसे मत उलझिएगा वरना सिर्फ जनाजा निकलेगा, राख तक नहीं बचेगी। कायनात ने धक्का देकर झटके से उसे छोड़ा और जैसे ही पलटने को हुई अरमान ने उसकी कलाई पकड़ ली और बोला, अरमान ठाकुर के गिरेबान पर हाथ डालकर बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने मिस कायनात सूर्यवंशी। कायनात ने घूमकर एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया और उसके मुंह पर एक मुक्का जड़ते हुए गरजी, कायनात सूर्यवंशी कोई कच्ची कली नहीं जिसकी नाजुक कलाई कोई भी राह चलता पकड़कर मरोड़ सके। इस कलाई पर अपनी उंगलियां कसने की कोशिश करने वालों का हाथ और मुंह तोड़ना बखूबी जानती हूँ मैं। अरमान के होठ से हल्का खून निकलने लगा। कायनात उसके पास आई और उसका खून पोंछते हुए गुस्से से उसे घूरती हुई बोली, अगर यही बदतमीजी आपकी बहन के साथ किसी ने की होती तो आप क्या करते? अगर किसी ने आपकी बहन की कलाई ऐसे पकड़ी होती आप क्या करते? उसकी बात सुन अरमान को अपनी हरकत पर शर्मिंदगी महसूस हुई। किसी लड़की को बिना उसकी मर्जी को छूने के सख्त खिलाफ था वो, लेकिन आज गुस्से में उसने ऐसी हरकत की जिसका उसे पछतावा था। कायनात सूर्यवंशी पीछे हटी और बोली, जो बदतमीजी आप अपनी बहन के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किसी और की बहन के साथ करने का आपको कोई हक नहीं। अरमान, खुद को मेरी बहन से कंपेयर कभी गलती से भी मत करना घमंडी लड़की, वो तुम्हारी तरह बदतमीज बददिमाग नहीं है। कायनात, इसका जवाब मैं आपको बहुत अच्छे से दे सकती हूँ, पर इस वक्त मैं कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चाहती। सो जस्ट शट योर माउथ। कायनात ने एक नज़र उस कार्टून को देखा जो बुरी तरह जल चुका था। उसकी आंखों के आगे एक आग में झुलसता घर नजर आने लगा। घर के बाहर एक 13 साल का लड़का और 6 साल की बच्ची खड़े रोते हुए घर को देख रहे थे। वो बच्ची बार बार बस एक ही बात बोल रही थी, भैया हमारा घर, मेरी आपकी और मम्मा की पिक्चर्स जल रही हैं। भैया मुझे मम्मा की फ़ोटो लेनी है, मैं अंदर जाऊं? भैया जो अंदर जाना है, मम्मा की पिक्चर्स अंदर हैं। वो 13 साल का लड़का उसे अपने सीने से कस कर चिपकाए बोला, सोना नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी, मैं तुझे मम्मा की पिक्चर्स ला कर दूंगा और हमारा नया घर भी। तू तो मेरी सोना है ना, अपने भैया की बात मान जा बच्चा। कायनात अजीब नज़रों से आग को देख रही थी। उसे उस कार्टून की जगह वो झुलसता हुआ घर नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर करवट उभर आया था, आग से उसकी हथेली झुलस चुकी थी, जिसे देख वो फीका सा मुस्कुरा दी और अरमान की ओर देखती हुई बोली, बहुत खूब महादेव, आज एक बार फिर आपने आग में मेरी खुशियों को झुलसा दिया। बरसों पहले आपने कुछ इसी तरह एक आग में मेरी खुशियाँ जलाई थी। मम्मा को, उनकी यादों को, उन सारी खुशियों को जलाकर राख कर दिया था आपने, और आज एक बार फिर एक आग में सब कुछ जल गया मेरा। मैं भी कितनी पागल हूँ, सुबह से सोचकर खुशी से पागल हो रही थी कि 18 साल बाद तस्वीरों में सही पर मम्मा को देखूंगी, मगर मैं भूल गई थी कि मैं कायनात हूँ जिसके हिस्से में सिर्फ घुटन और तकलीफ ही आ सकती है। उसके दर्द से लिपटे लफ्ज़ जिसे महसूस कर अरमान को एक टिस सी हुई। उसे इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि उस कार्टून में कायनात की मम्मा की फ़ोटोज़ हैं। जाने अनजाने में आज उसने कायनात को बहुत गहरी चोट दी थी। कायनात कुछ पल दर्द और बेचैनी से उस आग की ओर देखती रही, फिर अरमान को देखकर बोली, क्या चाहते हैं आप? मुझे टूटते देखना चाहते हैं? आपके सामने सर झुकाते देखना चाहते हैं? नो महादेव, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं टूट भी जाऊं तो खुद को जोड़ूंगी, बिखर भी जाऊं तो खुद को समेटूंगी।
आप दर्द देने की हद पार कर सकते हैं, मैं दर्द बर्दाश्त करने की हद दिखाऊंगी। आज एक बार फिर आपके लिए मेरी नफ़रत पहले से ज़्यादा बढ़ गई। महादेव, कोई अस्तित्व नहीं है आपका मेरी ज़िंदगी में। आप भगवान नहीं हैं, सुना है, सुना आपने। मैं नहीं मानती आपको भगवान, ना कभी मानूंगी। कायनात का माया हाथ सुन पड़ गया था। उसी हाथ की बाह पर गोली छू कर गुजरी थी और उसी हाथ के हथेली पर जख्म था। पूरा हाथ खून से लथपथ था। हाथ खून में डुबो दिया हो ऐसा। एक पैर भी बुरी तरह जख्मी था। सर पर लगी चोट से खून निकलकर सूख चुका था। ज़्यादा खून बहने के कारण उसे चक्कर जैसा महसूस हो रहा था, मगर वो एकटक उस आग को देख रही थी। उसके चेहरे पर अजीब भाव थे, एक कसेलापन, एक कड़वाहट नजर आ रही थी। उसके पैरों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो खड़ी रह सके। पैर काँप रहे थे। लड़खड़ा कर गिर पड़ी। अरमान उसकी ओर बढ़ा, लेकिन कायनात ने खुद को हाईवे की रेलिंग पकड़कर संभाल लिया और अरमान को हाथ दिखाकर बोली, दूर दूर रहना मुझसे, मुझे आपकी कोई हमदर्दी नहीं चाहिए, दूर रहिए। कायनात वहीं रेलिंग से टिककर बैठ गई। जख्मी पैर सीधा रख दूसरे पैर जो मोड़कर उस पर कोहनी टिकाए सर झुकाए बैठी थी। उसके बाल चेहरे पर झूल रहे थे। कायनात गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसकी आंख बार बार बंद हो रही थी। दर्द के कारण उसने अपनी आंखें भींच ली। उसके चेहरे पर दर्द की लहर सी दौड़ रही थी, जिसे देख अरमान के चेहरे पर भी दर्द उभर रहा था। जब अरमान ने कायनात का दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो कायनात के पास आया और उसे सहारा देकर उठाते हुए बोला, क्यों कर रही हो खुद के साथ ऐसा? बहुत दर्द हो रहा है ना? थोड़ी देर के लिए अपना गुस्सा छोड़ दो। तुम्हें इलाज की ज़रूरत है। चलो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। चलो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। कायनात ने एक नज़र अरमान को देखा और उसे धक्का देकर दूर कर दिया और चीखती हुई बोली, कहा ना आपसे, दूर रहिए, दूर। आप भी उन लोगों जैसे ही हैं। उन लोगों ने मम्मा को मार दिया, उनकी उनकी सारी यादों को जला दिया और आपने मुझसे मेरी मम्मा की तस्वीरें छीन ली। 18 साल से तड़प रही हूँ उन्हें एक नज़र देखने के लिए। उनकी तस्वीर मिली तो सोचा मम्मा ना सही, उनकी तस्वीर तो होंगी मेरे पास, कुछ पल का सुकून तो होगा मेरे पास, पर आपने छीन लिया मुझसे वो सुकून। नफ़रत करती हूँ मैं आपसे, सुना आपने? नफ़रत। दूर रहिए मुझसे। आई हीट यू। आपसे, महादेव से, खुद से, पूरी दुनिया से नफ़रत करती हूँ। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, सम नफ़रत करती हूँ। आई हीट यू आल्सो। क्यों गई आप मम्मा मुझे छोड़कर? आप अपनी मिस्री को छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। फिर क्यों वापस जाओ यार, मैं मर जाऊंगी। नहीं तो मुझसे बर्दाश्त। इट्स किलिंग मी। प्लीज़ आ जाओ। आई एम डाइंग। कायनात वापस रेलिंग से टिक कर बैठ गई और अपना सर पीछे रेलिंग से टिका दिया। अरमान नम आंखों से उसे देख रहा था। उसे यूं टूटता बिखरता देख अरमान को खुद में कुछ टूटता महसूस हो रहा था। सम्राट ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो अरमान पलटकर उसके गले लग गया और रोते हुए बोला, मैं उसे दर्द में नहीं देख सकता सेब, नहीं देख सकता। मुझे नहीं पता क्यों, पर उसका दर्द मुझे तड़पा रहा है। उससे बोलना कि वो मुझे अपनी मदद करने दे। मैं उसे ऐसे नहीं देख पाऊँगा। रिलैक्स एमी, उसने अपने दोस्त को कॉल किया। वो जल्दी आ जाएगा। कायनात ठीक ही हो जाएगी। संभाल खुद को, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अरमान की पीठ थपथपाते हुए सम्राट ने कहा तो अरमान अपने आंसू पोंछते हुए उससे अलग हुआ। कायनात की सांसें धीमी पड़ रही थी। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वो बार बार अपने गाल थपथपाकर खुद को होश में रखने की पुरजोर कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखें पूरी तरह बंद हो गई थी और वो बेहोश होकर एक ओर लुढ़क गई। अरमान तुरंत दौड़कर कायनात के पास आया और उसका सर अपनी गोद में रखकर उसके गाल थपथपाकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। मिस्री, मिस्री उठो, तुम हार नहीं मान सकती। यू कांट। मैंने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया ना, तो उठो ना, मुझसे लड़ो, मुझे डांटो, प्लीज गेट अप। प्लीज उठो मिस्री। अरमान बार बार उसे झंझोड़ते हुए उसे उठाने की कोशिश कर रहा था।
कायनात ने अपनी आंखें हल्के से खोली तो अरमान रोते हुए मुस्कुरा उठा, लेकिन अगले ही पल एक बार फिर उसकी आंखें बंद हो गई। पास ही पड़ा कायनात का फ़ोन बजा। अरमान ने देखा कॉल राजवीर का था। कायनात को झंझेड़ते हुए बोला, मिस्री तुम्हारे भाई का कॉल है, उसे बात करो ना। तुमसे सुबह कहा था ना कि भाई तुम्हारे भैया की खुशी तुमसे जुड़ी है, तो उनके लिए उठ जाओ ना प्लीज़। गेट अप मिस्री, बात करो अपने भैया से। गेट अप। कॉल कट चुका था। राजवीर ने दोबारा कॉल किया। अरमान ने हड़बड़ाते हुए फ़ोन उठाया। वो इतना हड़बड़ाया हुआ था कि फ़ोन उसके हाथ से झटके से गिर गया। खुद को संभाल कर उसने फ़ोन रिसीव कर स्पीकर पर डाल दिया। हेलो, हेलो सोना। सोना कैसी है तू? तू ठीक है ना? बहुत अजीब सी बेचैनी हो रही है सोना, धड़कनें धीमी पड़ती महसूस हो रही है। तू ठीक है ना? कुछ बोल ना बच्चा, एक बार बोल दे। भैया मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एक बार तेरी आवाज़ सुन लूँगा तो तसल्ली होगी। सोना तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? देख अगर ये मजाक है तो बंद कर दे ऐसा मजाक। मैंने सुबह तुझे डांटा तो तू अपने भैया से गुस्सा है क्या? सॉरी बच्चा, आई एम सॉरी, माफ़ कर देने भैया को, प्लीज़ कुछ बोल सोना, बहुत घबराहट हो रही है मुझे। राजवीर परेशान सा बोल रहा था। भैया ये सबक सुन। राजवीर को जैसे उसकी जिंदगी मिल गई हो। कुछ ऐसा ही हाल अरमान का भी था। आंसू भरी नज़रों से वो कायनात की को देख रहा था, जो अपनी अध खुली आंखों से उसे देख रही थी। हाँ बोलना सोना, तू ठीक है ना? मैं कितना डर गया था। राजवीर शिकायती लहजे में बोला, भैया फ़ोन हाथ से छूट गया था। मैं ठीक हूँ, अभी अभी ड्राइविंग कर रही हूँ, बाद में बात करती हूँ आपसे। कायनात ने बेमुश्किल से इतना कहा। ठीक है सोना, मैं बाद में कॉल करूँगा, राजवीर ने कहा और कॉल कट गया। अरमान ने एक झटके से कायनात को अपने सीने से लगा लिया और बोला, जान निकाल दी थी तुमने मेरी। सच में तुम मुझे पागल बना दोगी, ऐसे कोई करता है क्या? मैं कितना डर गया था, तुम्हें कुछ हो जाता तो। तुम ना सच में पागल हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। अरमान ने कायनात को गोद में उठाया और पैदल ही आगे बढ़ने लगा। सैम जल्दी गूगल मैप में देखकर कि आसपास हॉस्पिटल किधर है, मैं मिस्री के दोस्त के आने का इंतज़ार नहीं कर सकता, अरमान ने कहा और कायनात को गोद में लिए आगे बढ़ने लगा। कायनात उसे अपनी अध खुली आंखों से देख रही थी और वो भा रहा था, कुछ नहीं हुआ, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। एमी रुक, कोई गाड़ी आ रही है। सामने से आ रही एक स्कॉर्पियो की ओर इशारा करके सम्राट ने कहा और हाथ दिखाकर स्कॉर्पियो को रुकने का इशारा करने लगा। स्कॉर्पियो उन लोगों के पास आकर रुका और उसमें से रोहन भागते हुए बाहर निकल आया। अरमान के पास आया, इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी है। वी नीड लिफ्ट, प्लीज़ हेल्प एज इट्स अर्जेंट। कभी अपने लिए किसी से मदद ना मांगने वाला अरमान आज कायनात के लिए मदद मांग रहा था। रोहन ने तुरंत कायनात को अपनी गोद में लिया और गले से लगाते हुए घबराते हुए बोला, कायू बच्चा तुझे इतनी चोट कैसे लगी? कितना खून बह रहा है यार, तू क्यों नहीं सुधर जाती? हमेशा खुद को चोट पहुंचाते रहती। उसके आंसू देख कायनात अपनी धीमी आवाज़ में बोली, तू रो क्यों रहा है इबो? मैं मरी नहीं, जिंदा हूँ। सटअप मिस्री। अरमान ने उसके मुंह पर हाथ रख डांटते हुए कहा, थैंक यू, आप लोगों ने मेरी दोस्त की मदद की, थैंक यू सो मच, रोहन ने कहा और कायनात को गाड़ी में पीछे वाली सीट पर लिटाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। सम्राट आगे ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठ गया और अरमान पीछे कायनात का सर अपनी गोद में रखकर बैठ गया। कायनात की आंखें बार बार बंद हो रही थी। उसे देख रोहन पीछे घूमकर उसे अपनी आंख खुली रखने के लिए बोल रहा था, कायू का डोज हम जल्द ही ग्लोज और हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, समझी? कुछ नहीं होगा तुम्हें, होश में रखो खुद को। रोहन भैया को बोलना कि उनकी सोना उनसे बहुत प्यार करती है और भैया का ख्याल रखना। कायनात ने अपनी नीली अधखुली आंखों से रोहन को देख रही थी। रोहन ने उसे उलटते हुए कहा,
सोना, मैंने कहा ना, कुछ नहीं होगा तुझे, बकवास बंद कर, वरना वरना मैं तुझसे बात नहीं करूँगा। उसकी धमकी सुन कायनात हल्का सा मुस्कुरा दी। अरमान बस अपनी आंसू भरी आंखों से कायनात की ओर देख रहा था। उसके आंसू बूंद बूंद टपक कर कायनात के माथे पर गिर रहे थे। कायनात ने नज़र उठाकर उसे देखा और कहा, आप रो क्यों रहे हैं? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी सबसे बड़ी दुश्मन मरने वाली। चुप, बिल्कुल चुप। एक भी शब्द तुमने बकवास की ना तो एक लगाऊंगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें, सुना तुमने? तुम्हें मुझसे बहुत लड़ना है। तुम ये लड़ाई इतनी जल्दी छोड़कर नहीं जा सकती। मैं जाने नहीं दूंगा। दोबारा ऐसा होगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अरमान डांटते हुए बोला। पूरे रास्ते रोहन कायनात ने उसके हॉस्टल के दिनों की बात याद कर रहा था ताकि कायनात कुछ बोले उसे होश में रखने की पुरजोर कोशिश कर रहा था। हॉस्पिटल पहुंचकर उसे जल्दी से एडमिट किया गया। रोहन ने पर्सनली उसे अटेंड किया। खून बहुत ज़्यादा बह चुका था, इसलिए उसे खून चढ़ाने की ज़रूरत थी। उसका ब्लड ग्रुप A+ पॉजिटिव हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में अवेलेबल नहीं था। सम्राट का भी वही ब्लड ग्रुप था जो कायनात को खून दिया। कुछ देर बाद रोहन, अरमान और सम्राट एक कमरे में खड़े बेचैनी से कायनात के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। करण को किसी नर्स से कायनात के बारे में पता चला तो वो भागते हुए उस कमरे में आया। रोहन रोहन कीडी कैसी है? नर्स ने बताया, उसका बहुत खून बह चुका है। कुछ बात पता ना यार, कैसी है वो? घबराते हुए करण ने कहा। तभी उसकी नज़र बेड पर लेटी कायनात पर पड़ी। वो तुरंत भागते हुए कायनात के पास गया और वो प्यार से उसकी गाल छूते हुए बोला, किड्डो, ए झल्ली, उठ ना यार, तू क्यों हर बार ऐसा करती है? मज़ा आता है तुझे हम सबकी जान सुखाकर। इस बार मैं तुझे बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा। बात नहीं करनी तुझसे और मुझे मनाना भी मत, क्योंकि मैं नहीं मानने वाला। हाँ पता है, सब मुझे बहुत अच्छे से जानता हूँ। तू इससे नाराज़ नहीं रह सकता। एक बार होश में आ जाए तो तुरंत तेरी सारी नाराज़गी और गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। संभाल खुद को। बिल्कुल ठीक है, बस एनेस्थीसिया की वजह से बेहोशी है। कुछ देर में होश आ जाएगा। उसके कंधे पर हाथ थपथपाते हुए रोहन ने कहा। उसने बस सर हाँ में हिला दिया। अरमान और सम्राट उसे ही हैरानी से देख रहे थे। उन दोनों का देख करण उसके पास आया और बोला, एमी भाई, सैम भाई, आप दोनों यहाँ? जहाँ रुद्र भाई ने बताया था कि आप मनाली आने वाले हैं, मैं भूल गया था। अरमान तो इस वक्त कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। वो खामोश रहा। एक नर्स वहाँ आई और उसने बताया कि डॉक्टर करण सिसोदिया और डॉक्टर रोहन शेरगिल को HD में बुलाया है। भाई आप प्लीज़ किड्डो के पास रुक जाइए थोड़ी देर, करण ने अरमान से कहा तो अरमान ने सर हाँ में हिला दिया। सम्राट ने एक नज़र अरमान को देखा और फ़ोन कॉल बोलकर कमरे से बाहर निकल गया। अरमान थके कदमों से कायनात के पास आया और उसके पास स्टूल पर बैठकर उसकी पट्टी से लिपटी हथेली को बड़े हिफाजत से अपने दोनों हाथों के बीच रख लिया। मिस्री, इसी नाम से तुम्हारी मम्मा तुम्हें बुलाती है ना? पर तुम बिल्कुल मिस्री जैसी नहीं हो। तुम्हारा नाम तो मिर्ची होना चाहिए। अपनी बात और खुद हंसते हुए, तुम सोच रही होगी ना कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा हूँ मैं। पर मिस्री, पागल भी तो तुमने ही बना दिया मुझे। तुम जानती नहीं क्या हर वक्त खुद को तकलीफ देकर तुम्हें दर्द नहीं होता क्या? आजकल बहुत बार बहुत करीब से मौत को देखा है, पर आज से पहले इतना दर्द नहीं लगा। आज मुझे इस हालत में देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली। मैं नहीं देख पा रहा तुम्हें दर्द में, वजह मैं नहीं जानता। शायद दर्द का रिश्ता मैं चाहकर भी ख़त्म नहीं कर पा रहा। तुम्हारा दर्द मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है मिस्री, फिर चाहे वो डर जिस्मानी हो या रूहानी। उठ जाओ ना प्लीज, इट्स हर्टिंग। एक बार बोल दो कि तुम मुझसे नफरत नहीं करती। मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रहा हूँ, अरमान ने कहा। आज तुम प्लीज़ बोल दो ना। 1 4
मैं तुम्हारे हर दर्द पर मरहम लगाना चाहता हूँ, तुम्हें इस दर्द से निजात दिलाना चाहता हूँ, पर क्यों ये मैं नहीं जानता। बस तुम्हारा ये दर्द मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा। तो दोस्तों आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो कल। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। धन्यवाद दोस्तों।